हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्ले एकदम मजे में होंगे और तैयारी भी एकदम बढ़िया तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के 8वें चैप्टर वैद्युत चुंबकीय तरंगों में से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं। इस चैप्टर में केवल आपके 2 से 3 टॉपिक ही हैं, पूरा चैप्टर फिनिश है। बड़ा ही छोटा सा और लिमिटेड चैप्टर है, इसमें टॉपिक बहुत ज्यादा है नहीं, ठीक। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वैद्युत चुंबकीय तरंग क्या है और वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है इस चैप्टर का। यूं समझिए कि भाई 100 में से 95% यही पूछा जाता है हर एक सेट में, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए समझते हैं। और एक और पूछ लेता है कि मैक्सवेल का सिद्धांत क्या है, ठीक। ये मैक्सवेल के सिद्धांत मतलब जैसे वैद्युत चुंबकीय तरंगों का मैक्सवेल का सिद्धांत क्या होता है, तो इसमें वो भी समझेंगे, ठीक है ना। चलिए बड़े ही सिंपल तरीके से देख लेते हैं। हमने पहले भी बताया कि चैप्टर बड़ा छोटा सा है लेकिन लाजवाब है। कहते हैं ना कि भाई कुछ चीजें ऐसी होती है छोटी लेकिन बड़ी खोटी होती हैं, उन्हीं में से एक ये है। चैप्टर है, आएगा, जरूर आएगा क्वेश्चन भाई, बिल्कुल आएगा। और उसके बाद तो सेकंड फिजिक्स की शुरुआत होगी, एकदम मजे में हर एक टॉपिक को बस देखते चलना है। चलिए भैया देख लेते हैं कि वैद्युत चुंबकीय तरंग होता क्या है। चैप्टर का नाम भी यही है। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे समझिएगा, पहले रटना नहीं रसगुल्लों। वैद्युत चुंबकीय तरंगे ऐसी तरंगे होती हैं जो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के ओवरलैपिंग यानी अध्यारोपण से बनती हैं। मतलब वैद्युत जो तरंगे होती है और चुंबकीय तरंगे, इन दोनों के ही ओवरलैपिंग करने से जो एक नई वेव, एक नई तरंग बनती है, वही कहलाती है वैद्युत चुंबकीय तरंग। अब वो कैसे जनरेट होती है, चलिए हम बड़े ही सिंपल तरीके से इस बात को समझते हैं। जिससे भैया क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम बच्चों यहां पर दर्शा दे रहे हैं। एक मान लेते हैं ये एक्स अक्ष है, ठीक है ना। और जैसे दूसरा आपका जैसे हम इधर बना दिया वाई अक्ष है और एक इधर जेड, ठीक। एक्स वाई जेड हमने क्या किया, दर्शा दिया, ठीक है ना। एक मिनट, जैसे ये क्या है आपका, ये एक्स अक्ष है और इधर क्या हो जाता है, वाई अक्ष है। और ये हम क्या बना दे रहे हैं भैया, इसको अपन जेड अक्ष है, ठीक। एक्स वाई जेड अक्ष हो जाते हैं। अब ध्यान देना, ये जो वाई अक्ष है, वाई अक्ष है भैया, इसको हम मान लेते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र को दर्शा रहा है। और ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र यानी बी क्यू बता रहा है, ठीक। और जो ये आपका वैद्युत क्षेत्र है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। जैसे मान लेते हैं कि ये आप मार्कर मतलब ये देख रहे हैं पेन, तो ये ऊपर नीचे ये जो है डायरेक्शन, ये किसको बता रहा है, तो ये आपका वाई अक्ष को बता रहा है यानी चुंबकीय क्षेत्र को बता रहा है। और इस तरह से ये जो नीचे है, क्योंकि इसको थोड़ा हम ऐसे दर्शा दिए हैं आपके सामने भाई बोर्ड में, तो ऐसे सीधे आगे हम खींच नहीं सकते, तो ये इस तरह से है, समझिएगा हमारी बात। हमने बताया ना वाई अक्ष ऐसे है भैया और जेड अक्ष जो है इस तरह से है। तो जो जेड अक्ष है रसगुल्लों, वो किसको दर्शा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र को। अब यहां पर यानी वैद्युत क्षेत्र के कारण इस पर एक वेव निकलेगी और इसी तरह से एक चुंबकीय क्षेत्र के कारण भी एक वेव निकलेगी यानी एक तरंग निकलेगी। अब जब ये दोनों तरंगे ओवरलैपिंग करेंगे, आपस में मिलती हैं, तो इनसे एक नई वेव जनरेट होगी, एक नई तरंग बनेगी। उसी तरंग का नाम है क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंग। तो यहां पर चलिए हम उसको दर्शाते हैं। हम क्या करते हैं भैया, इसको दर्शा देते हैं। जैसे ध्यान से समझिएगा, जैसे यहां पर क्या करते हैं, एक मिनट, जैसे इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, एक वेव को दर्शा रहे हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं कि आपका वैद्युत क्षेत्र है यानी वैद्युत तरंगे हैं, और ये एक है इधर से इस तरह से हम बना लेते हैं कि ये क्या है, एक चुंबकीय तरंगे। एक मिनट, एक क्या है इस तरह से, एक वैद्युत तरंग और चुंबकीय तरंग दोनों यहां पर हैं। अब यहां पर हमको दर्शाना पड़ेगा। हम मान लेते हैं भैया, जैसे ये मान लेते हैं बच्चों,
जैसे हमने मान लिया कि ये क्या है, तो ये आपका वैद्युत, ठीक, तरंगे। अब इसके अभिलंबवत ही बताया, हमने कहा इस वाले के अभिलंबवत ही, इस वाले के अभिलंबवत ही जो है ये चुंबकीय तरंग है, तो हमने क्या किया, इसके अभिलंबवत इस तरह से, इसके अभिलंबवत चुंबकीय तरंगों को दर्शा दिया, ये चीज, ठीक है। फिर उसके बाद, इसके बाद भैया हमने बताया ना कि आपका ये इसमें जाएगा, जैसे ये इधर अब की बार आ गया, इसको पहले हम दर्शा देते हैं फिर समझते हैं, ठीक, इस तरह से। और फिर ये क्या है, चुंबकीय तरंगों को दर्शाएंगे, तो ये आपका इस तरह से हैं, इस तरह से। फिर इस तरह से ऐसे आगे बढ़ते हुए ने बताया ना, फिर जब यहाँ पर जाएंगे भैया, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, ये ऐसे, ठीक। अब समझिए, मतलब ये आपका जो हम मान लेते हैं, जैसे ये आपका जो सफेद वाली है, ये चुंबकीय, मतलब ये वैद्युत तरंगे हैं, और ये जो ग्रीन वाली है ये बी मान लेते हैं चुंबकीय, ठीक, ये बी जो है चुंबकीय है, और जो ये ई है ये वैद्युत तरंगे हैं, ठीक। अभी हमने बताया कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, लंबवत हैं। तो यहां पर आप जैसे व्हाइट वाली देख रहे हैं, तो इसके लंबवत ये बी है, फिर इधर क्या है, ऊपर बी है, तो एक, क्योंकि वेव चल रही, तो भैया जैसे ऊपर नीचे जैसे होगा, तैरते हैं आप पानी के अंदर, नीचे जब एक मछली की तरह चलते हैं, जैसे गोताखोर भाई मछलियां जैसे ऊपर नीचे एक लहर की तरह जैसे सर्प वगैरह चलते हैं, तो इसी तरह से ये एक वेव चल रही है, ये आगे की तरफ बढ़ रही है। अब यहां पर अगर हम देखें भाई, तो ये जो वैद्युत चुंबकीय तरंगों का डायरेक्शन है वो किस तरफ है, इसी तरफ तो है। तो यहां पर परिभाषा क्या आप लिखेंगे वो समझिएगा कि ये वैद्युत तरंगे यानी ई तथा चुंबकीय तरंगे यानी बी के, अगर हम बात करें ज्यावक्र के, क्योंकि ये ज्यावक्र पर ही दर्शाई गई हैं, ज्यावक्र के अध्यारोपण से। अब ज्यावक्र अध्यारोपण का मतलब ओवरलैपिंग करना, यानी एक दूसरे से मिल जाना। तो इन दोनों के वैद्युत जो तरंगे होती हैं और चुंबकीय तरंगों के ज्यावक्र के अध्यारोपण से या मिलने से जो तरंगे बनती हैं या पैदा होती हैं या उत्पन्न होते हैं, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं भैया, वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। ये तो एक सिंपल वाली सी परिभाषा हो गई। बट अगर पूछ ले इसको एक अलग तरीके से कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों संबंधी मैक्सवेल का नियम या मैक्सवेल का सिद्धांत क्या होता है, तभी आप उसको लिखेंगे। नहीं परिभाषा के लिए पूछ ले तो केवल यही लिखना। समझ में आ गया ना भैया, हमने क्या बताया कि ये जो चुंबकीय तरंगे हैं, सॉरी वैद्युत तरंगे हैं ई, तथा चुंबकीय तरंगे हैं जो ग्रीन वाली बी, इनके ज्यावक्र के अध्यारोपण से, ज्यावक्र मतलब ये हमने बताया ना, ज्यावक्र के अध्यारोपण यानी मिलने से जो नई तरंगे बनती हैं, एक नई तरंग, भाई देखें दोनों मिल रहा था, एक नई तरंग तो बन रही ना, जो आगे की तरफ इसी तरफ बढ़ रही है, तो इसी तरंग का नाम हो जाता है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। और ये जो तरंगे होती हैं, जैसे ई है वो बी के लंबवत रहेंगी, याद रखना, ठीक है। तो अब परिभाषा समझते हैं। भाई आप लिखेंगे कैसे बच्चों, देखिए लिखेंगे कि वैद्युत तरंग तथा चुंबकीय तरंग के ज्यावक्र के अध्यारोपण से, भी हमने बताया अध्यारोपण यानी मिलना, अध्यारोपण से जो तरंगे प्राप्त होती हैं उन्हें अपन वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं भैया, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। ये तो एक सिंपल वाली सी एक जनरल सी परिभाषा थी। अब हम देखेंगे मैक्सवेल का सिद्धांत क्या है, यानी मैक्सवेल भाई साहब ने क्या कहा है, ठीक है। तो ये जो मैक्सवेल वैज्ञानिक हैं, इनका कहना क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी वैद्युत परिपथ में परिवर्ती धारा प्रवाहित होती है, जैसे ये है मान लेते हैं, तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जैसे ये बी है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जो परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। आ गई ना बात वही भैया, जो बी होता है ये चुंबकीय क्षेत्र
है ना, जो बी है चुंबकीय क्षेत्र, ये वैद्युत क्षेत्र यानी ई के क्या है, लंबवत। हमने बताया ना, इस तरफ आप जाओ तो मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र, इस पे अगर इस तरफ से ऊपर नीचे आओ वैद्युत क्षेत्र, तो ये हाथ और ये मार्कर जो है ये दोनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत ही तो हैं। तो वही कह रहा है कि भाई जब किसी परिपथ में परिवर्ती धारा उत्पन्न की मतलब प्रवाहित की जाती है तो उसके कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जो परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। और इस स्थिति में परिपथ से ऊर्जा जो होती है वो तरंगों के रूप में प्रसारित होती है और इन्हीं तरंगों को ही क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। यानी ये ऊर्जा के रूप में प्रसारित हो रही है तरंगे। तो ये जो ऊर्जा के रूप में तरंगे आगे की तरफ फैल रही हैं, बढ़ रही हैं, इन्हीं तरंगों को क्या कहते हैं भैया, वैद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, बस सिंपल सी परिभाषा है, रटना नहीं। इसीलिए बोलते हैं ना कि रटाना हमारी फितरत में नहीं है, इतना याद रखिएगा बच्चों। चलिए भाई इसकी जो परिभाषा है वो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, बोला ना कि भैया बड़ी ही सिंपल सी परिभाषा है। अब उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण क्या है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक। हमने बताया ना कि ये जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये टॉपिक भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, याद रखना। कोई भी, हम कोई की बात कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाओ, इससे संबंधित क्वेश्चन हर हाल में आपको मिलेगा। सब में, हर एक सेट में कहीं ना कहीं 4 से 5 सेट में, 7 सेट में या 6 सेट में ऐसे आएगा कि भाई वैद्युत चुंबकीय तरंगों के 3 गुण लिखिए, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के 4 गुण लिखिए, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के जैसे ज्यादा में पूछ लिया नंबर में तो बोल देगा भैया 5 गुण लिखिए। ठीक है ना, चलिए सीखते हैं बड़े ही सिंपल तरीके से। अब देखिएगा इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे एक्चुअल में होती क्या हैं। जो हमने बताया ना वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती कैसे हैं, तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से ही। वैद्युत तरंगे और मतलब जो चुंबकीय तरंगे उन्हीं दोनों के समावेश से ही तो उत्पन्न होती हैं। तो पहला गुण हो जाएगा कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों का जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है, यानी ये प्रकाश के चाल से ही आगे बढ़ती हैं। पहली बात, ठीक, समझते चलिएगा, अपने दिमाग में रख लीजिएगा भैया, रटने की जरूरत नहीं है। अगला है कि वैद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती हैं त्वरित आवेशित कणों के द्वारा क्या होती हैं, उत्पन्न। त्वरित आवेशित कण यानी ऐसे जो मतलब वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में जो तेजी से घूम रहे होते हैं, तो ऐसे त्वरित आवेशित कणों के द्वारा ही ये तरंगे उत्पन्न होती हैं। अगला, इन तरंगों की जो प्रकृति होती है अनुप्रस्थ। अगर पूछ लिया बहुविकल्पी में, पूछा जाता भी है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं तो अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो ये अनुप्रस्थ तरंगों की भांति व्यवहार करती हैं। अगला कि इन तरंगों के यानी चौथा है, इन तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। भाई जैसे प्रकाश होता है ना कि प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं, वो निर्वात में भी चल सकता है। तो ठीक उसी तरह से, क्योंकि जब ये प्रकाश के चाल के बराबर लगभग होती हैं इनका वेग, तो जाहिर सी बात ये प्रकाश के वेग की तरह ही तो पूरा व्यवहार करेंगी। इसलिए भैया इनके संचरण के लिए यानी इनके चलने के लिए, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। ठीक, नेक्स्ट है कि इन तरंगों में कोई आवेश नहीं होता है, इन तरंगों में कोई भी आवेश नहीं होता है। और आपका जो पांचवा हो जाएगा, एक मिनट, अब पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा हो गया भैया। हाँ, छठा हो गया कि ये तरंगे परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण के गुण का प्रदर्शन करती हैं। यानी प्रकाश के जितने भी गुण होते हैं, भाई प्रकाश में कौन कौन से गुण होते हैं अगर पूछ लिया जाए रसगुल्लों, तो परावर्तन का गुण होता है, यानी प्रकाश किसी चिकने तल से टकरा के वापस लौट जाता है। हाई स्कूल में भी आपने पढ़ा है, इसके बाद आप 9वें चैप्टर में ही पढ़ोगे। दूसरा होता है कि भाई इसमें रिफ्रैक्शन का भी गुण होता है, यानी प्रकाश जैसे होता है नहीं पारदर्शी माध्यम में जब प्रवेश करता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाए तो वो अपवर्तन होता है। तो इसमें परावर्तन का भी गुण होता है, अपवर्तन का भी गुण होता है, व्यतिकरण, ये सब चैप्टर हैं आगे, व्यतिकरण का भी गुण होता है, ध्रुवण का, विवर्तन का, ये सब के सब गुण क्या होते हैं प्रकाश के अंदर, मतलब वैद्युत चुंबकीय तरंगों के अंदर होते हैं। ये तो 6 हो गए, इसके अलावा भी 1-2 हैं, चलिए उनको भी समझ लेते हैं। इसके अलावा भी 1-2 हैं, तो भैया 6 हो गया। उसके अलावा अब हम देखेंगे
सातवां होता है कि निर्वात में इसकी जो चाल हो जाती है, हमने बताया ना भाई जब प्रकाश की चाल के बराबर हो जाती है तो निर्वात में जो इसकी चाल हो जाती है बच्चों, ठीक, ये जो आपका सातवां है वो हो जाता है C बराबर 1/, ये म्यू नॉट इंटू एप्साइलन नॉट। इसका पूरा संबंध भी बताया है अगर आपको याद हो, ठीक है। म्यू नॉट इंटू एप्साइलन नॉट होता है, ये क्या हो जाएगा, सातवां। अब उसके बाद आ जाइए आठवां, है ना। आठवां क्या है, तो भैया आठवां अजूबा है महबूबा हमार, है ना। तो याद रखना आठवां क्या हो जाएगा, नहीं महबूबा नहीं रखना है यहाँ पर, महबूबा दिलरुबा सब यही है, ठीक है ना। इसी से दिल लगी करना है, इसी से मोहब्बत करना है, इसी से इश्क करना है, कुछ भी करो भैया सब इसी से करना है। तो आठवां क्या है, तो आठवां अगर हम जैसे एक और लिख सकते हैं कि अगर हम बात करें तो इन तरंगों के लिए जो आपका C होता है, B तथा E, यानी प्रकाश की चाल, चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र में जो संबंध होता है, कभी कभार पूछ लेता है इस पे न्यूमेरिकल इसी फार्मूले पे आता है क्योंकि इसके अलावा फार्मूला ही नहीं है इसमें प्रमुख रूप से। तो जो संबंध होता है भैया वो C बराबर E/B होता है, ठीक। ये क्या हो जाता है, यही क्या होता है, संबंध होता है, ठीक। ये इतना हो जाता है, दिख रहा है ना उधर। चलिए, तो ये क्या हो जाता है, आपके वैद्युत चुंबकीय तरंगों में एक दो और भी थे, तो हमने कितने गुण बताए, 8। आपको याद कितना रखना है, हर हाल में 4 याद रखो। वैसे मिनिमम 3 होता है, लेकिन भैया 4 या 5 याद ही रखो, क्योंकि कभी कभार थोड़ा ज्यादा नंबर में पूछ लेता है तो इसलिए दिक्कत ना हो। अब 8 लिखा दिया है तो कौन सी बड़ी बात है, बहुत ज्यादा मुश्किल थोड़ी ना है। एक बार इसको देखोगे, अब एक बार उसके बाद तो आंख मूंद कर बता सकते हो सब कि क्या कुछ है, बहुत डिफिकल्ट थोड़ी ना है। तो ये आपको क्या करना है, मतलब वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण में याद रखना है। चलिए भैया स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। हो गया बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे पूरा स्पेक्ट्रम, यानी आपका जो एक्सरे होता है, उसके अलावा पराबैंगनी किरणें हो गया, ठीक है ना, मतलब ये सब आपका जो डिटेल्स में होता है, रक्त किरणें वगैरह, इनको बड़े ही सिंपल तरीके से समझेंगे। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आई हो तो भाई प्यार से लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दीजिएगा।